उस दिन मैं उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस अपने फ्लैट पर लौट आई। एयरपोर्ट पर ही मुझसे विदा लेते वक्त उन्होंने मुझे ये बताकर चौंका दिया था कि मैंने तकिए के नीचे एक चिट्ठी लिख छोड़ी है, उसे जाकर तुरंत पढ़ लेना। मुझे बेडरूम में तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। सारा जिस्म थर-थर कांपने लगा। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को कदापि तैयार नहीं हो रहा था कि एक पुरुष अपना पौरुष साबित करने के लिए इस स्तर तक भी जा सकता है। पर जो कुछ उन्होंने लिखा था वो तो सत्य ही था, और इसकी पुष्टि के लिए मैं पुनः चिट्ठी पढ़ने लगी। लिखा था, प्यारी अरु, कहने को तो मैं बिजनेस के सिलसिले में 15 दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, पर सच्चाई ये है कि मैं तुमसे जानबूझकर अलग हो रहा हूँ। संभवतः सच्चाई से अवगत होने के बाद तुम्हारी कोमल भावनाओं को ठेस पहुँचे, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करना होगा। अरु, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे नामर्द या तुम्हें बांझ कहे, और ये तभी संभव है जब तुम माँ बन जाओ। जैसा कि तुम्हारे चेकअप से स्पष्ट हो चुका है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि कमी मुझ में ही है। तुम माँ बनने में सक्षम हो, पर मैं पिता बनने में नहीं। मैंने सुना है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थितियों में पति के भाई या मित्र का भी सहारा लिया जा सकता है, और इसमें कोई पाप नहीं। इसीलिए तुम्हें भी मजबूरीवश ये कठोर कदम उठाना होगा। जैसा कि तुम जानती ही हो कि आज शाम की गाड़ी से मेरा छोटा भाई चैतन्य ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर 15 दिनों के लिए घूमने यहाँ मुंबई हमारे पास आ रहा है। ऐसे में तुम्हें माँ बनने के लिए चैतन्य का ही सहारा लेना होगा। निसंदेह ये कदम आसान नहीं, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे यदि तुम चैतन्य से गर्भवती हुई भी तो किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो हमने लोगों को यही बता रखा है कि हम अभी बच्चा नहीं चाहते। अब चैतन्य को तुम कैसे तैयार करोगी, ये तुम्हारा काम है। वैसे ये कोई मुश्किल काम भी नहीं, क्योंकि तुम काफी खूबसूरत हो, चैतन्य भी जवान है, उस पर तुम दोनों पहले से ही काफी बेतकल्लुफ हो। इसके अलावा अवसर व एकांत सब कुछ तुम दोनों के पक्ष में रहेगा। चिट्ठी पढ़कर तुरंत फाड़ देना, सूरज। मैंने क्रोध में चिट्ठी को टुकड़ों में बदलकर फ्लश के हवाले कर दिया, फिर किसी कटे वृक्ष की भांति दीवान पर गिरकर बिखर गई। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियां चलने लगीं। आखिर उन्होंने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इस कठोर कदम के लिए तैयार हो जाऊंगी? कहीं यह कोई चाल तो नहीं चल रहे? हो सकता है ये इस तरह मुझे चरित्रहीन साबित करके मुझसे अलग होना चाहते हों, पर ये ऐसा क्यों करेंगे, जबकि कमी संभवतः इन्हीं में है, और फिर ये मुझ पर पूरी तरह जान भी छिड़कते हैं। पर क्या इस कठोर कदम से मैं स्वयं अपनी ही दृष्टि में गिर नहीं जाऊंगी? क्या ये सारी बातें भविष्य में हमारे दाम्पत्य पर प्रतिकूल असर नहीं डालेंगी? पर यदि मुझे एक बांझ के रूप में भी नहीं जीना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। पर क्या चैतन्य इस कदम के लिए तैयार हो जाएगा? और यदि इन 15 दिनों में हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या इन्हें विश्वास होगा? स्वयं से सवाल जवाब करते करते न जाने कब थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। जब आंख खुली तब मन मस्तिष्क ने अतीत के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। 5 साल पहले मेरी शादी दिल्ली में सूरज से हुई थी। सूरज का मुंबई में गारमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। शादी के बाद मैं कुछ महीनों तक दिल्ली अपनी ससुराल में रही। फिर सूरज मुझे मुंबई ले आए। इन्होंने पहले से ही वर्सोवा में एक सुंदर फ्लैट ले रखा था। हमारी जिंदगी बड़े मौज से कटने लगी। हम दोनों कम से कम 3 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहते थे। 3 साल का लंबा समय हंसी खुशी के साथ न जाने कब पर लगाकर उड़ गया। हमने देश विदेश के खूब सैर सपाटे किए। इस दौरान कभी कभी जब सास ससुर चैतन्य के साथ चले जाते, तब वे हमसे एक पोता या पोती की इच्छा के बारे में जरूर बताते। चैतन्य से मेरी बहुत अच्छी बनती थी। वह मेरा देवर कम दोस्त ज्यादा हो गया था। 3 साल के बाद हम दोनों को भी एक बच्चे की इच्छा हुई, पर सारी इच्छाओं के बावजूद मैं और 1 साल तक गर्भवती नहीं हुई, तो हम दोनों चिंतित हो उठे। हमने आपस में विचार विमर्श किया और डॉक्टर के पास गए। सबसे पहले मेरी जांच हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को संतुष्टि मिली कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है, अर्थात मैं माँ बनने में सक्षम हूँ। जबकि सूरज चिंताग्रस्त हो उठे। उन्हें स्वयं पर संदेह हो गया। उन्होंने अपनी जांच कराने से साफ इनकार कर दिया, और ये बात मुझे किसी को भी न बताने की सख्त हिदायत दी। उसके बाद सूरज गंभीर व परेशान रहने लगे। मैंने उन्हें एक बार समझाया भी कि आप अपनी भी जांच करा लें। यदि कोई कमी निकली तो उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन ये इस प्रकार तिलमिला उठे मानो मैंने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। फिर मैंने इस संवेदनशील विषय को उगाड़ने का कभी दुस्साहस नहीं किया।
धीरे धीरे हमारे जीवंत संबंधों में मुर्दानी सी छाने लगी। इस तरह 1 साल और गुजर गया। अब तो जब भी कोई इनसे बच्चे के बारे में सवाल करता, ये बौखला जाते, मानो इनकी चोरी पकड़ी गई हो। आखिरकार थककर वे इस समस्या का हल ढूंढने में गंभीरता से लग गए। अचानक कॉल बेल बज उठी तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने चैतन्य को मुस्कुराते देख दिल जोरों से धड़कने लगा। नमस्ते भाभी। चैतन्य अंदर आकर दीवान पर बैठ गया। कैसी हो? भैया कैसे हैं? सब ठीक हैं। वे 15 दिनों के लिए आज ही न्यूयॉर्क गए हैं। भैया भी बिल्कुल भोले हैं भाभी। अरे, उन्हें तो मुझसे डरना चाहिए, सोचना चाहिए कि चैतन्य स्मार्ट है ना भाभी। चैतन्य हंसा तो मैं भी धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को हम दोनों घूमने निकल पड़े। फिर तो ये सिलसिला सा बन गया। देर रात तक हम मुंबई घूमते, होटलों में डिनर लेते, फिर अपने अपने कमरे में आकर सो जाते। कभी कभी पल दो पल के लिए मेरा झुकाव चैतन्य की ओर होता, पर अगले ही पल मेरी अंतरात्मा मुझे झकझोर कर वापस खींच लाती। चैतन्य मेरे चंचल स्वभाव से भली भांति वाकिफ था, पर इस बार उसे मेरी खामोशी विचलित किए दे रही थी। कई बार वह इसका कारण चाहकर भी न जान सका, पर जब मेरी खामोशी उसके लिए असहनीय हो गई तब उसने मुझे सूरज की कसम दे दी। मुझे उसे सच्चाई बतानी पड़ी। सब कुछ जानने के बाद उसके मस्तिष्क पर सन्नाटा छा गया। मैं मुंह फेर कर सिसकने लगी। अचानक चैतन्य के इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। इस बारे में तुमने क्या फैसला किया है? मैं क्या फैसला करूं? मैं तो इस वक्त उस दोराहे पर खड़ी हूं जहां से एक रास्ता गहरी खाई की ओर और दूसरा रास्ता अंधे कुएं की ओर जाता है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? एक तीसरा रास्ता भी है भाभी। आप दोनों चाहें तो अनाथालय से एक बच्चा गोद ले सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं चाहते। चाहती तो मैं भी नहीं। भाभी, तुम भैया को समझाओ कि वह तो चाहते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। इस कदम से तुम खुद ही अपनी नजरों में गिर जाओगी और उन्हें भी आजीवन ये एहसास कचोटता रहेगा कि वे बच्चे के असली पिता नहीं हैं और माँ बनने के लिए तुमने किसी गैर पुरुष का सहारा लिया है। भविष्य में ये बातें आप दोनों के दाम्पत्य को तबाह भी कर सकती हैं। इसीलिए मेरी मानो तो आप दोनों किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लो। वैसे मुझे इस बात का बहुत दुख है कि भैया ने मेरे और तुम्हारे बारे में इतनी घृणित बात कैसे सोच ली। काश उन्हें ये एहसास होता कि मैं तुम्हें सिर्फ भाभी नहीं, माँ समान भी समझता हूँ। चैतन्य के शब्दों ने मुझे ग्लानिवश पुनः रोने पर बाध्य कर दिया। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। सूरज न्यूयॉर्क से लौट आए। उनके आने के एक दिन बाद चैतन्य दिल्ली लौट गया। चैतन्य के जाने के बाद हम सामान्य रूप से रहने लगे। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। मैंने अवसर देख उस चिट्ठी के बारे में जिक्र करना चाहा कि वे जैसा लिख कर गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, पर ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। शायद इन्हें ग्लानि हो रही थी। अचानक अगले महीने मुझे 1-2 उल्टियां हुई। कई बार जोरों से चक्कर आया। इन्होंने फौरन डॉक्टर बुला लिया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा उससे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई खुशियों भरा बम फटा हो। मैं गर्भवती थी। ऐसे समय पर गर्भवती होने का इत्तेफाक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये भी ऊपर से तो खुश दिख रहे थे, पर अंदर से संशय से घिरे हुए थे। मैंने उनके संशय को शीघ्र ही दूर करना ठीक समझा और एकांत मिलते ही इनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे गर्भ में जो अंश है उसकी वजह कोई और है तो ये आपकी भूल है। इस अस्तित्व के जन्मदाता आप ही हैं। चैतन्य व मेरे दरमियान वैसा कुछ नहीं हुआ। और फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मातृत्व सुख के लिए अपनी पवित्रता और पतिव्रता को दांव पर लगा सकती हूँ? भला तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो तुम्हें मैंने स्वयं ही प्रेरित किया था। पर सच्चाई तो यही है कि मेरे गर्भ में पल रहा अस्तित्व आपका ही है और उसे अभी ही इस अस्तित्व में आना चाहिए था। ये व्यंग से मुस्कुरा दिए। अच्छा इत्तेफाक है। हाँ, इस इत्तेफाक पर मुझे भी घोर आश्चर्य है, पर ये इत्तेफाक ही है और कुछ नहीं। बकवास कर रही हो तुम। अचानक इनका स्वर तेज हो गया। इस तरह तुम शायद ये साबित करना चाहती हो कि तुमने गर्भवती होने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया, साथ ही मेरी कमी को जानते हुए भी उस पर जबरदस्ती पर्दा डालने का एहसान मुझ पर करना चाहती हो। मुझे दुख है कि आपके मन मस्तिष्क में हीन भावना घर कर गई है और ये सब उसी की उपज है। आपके मन में यह हीन भावना घर कर गई है कि आप अधूरे पुरुष हैं। इसमें गलत ही क्या है? अगर सक्षम होता तो क्या 2 साल कम होते हैं जिसके दौरान हमने लाख चाहा पर तुम गर्भवती नहीं हुई? आप ये क्यों भूलते हैं कि आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया है? हो सकता है हम दोनों की कुछ कमियां रही हों जो इन 2 वर्षों में स्वतः ही दूर हो गई हों, या पर यह इत्तेफाक कभी मेरे गले नहीं उतर सकता। देखो अरु, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना ही नाम दूंगा। बस तुम ये मान लो
कि इसका बाप मैं नहीं चैतन्य है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगी तो मैं कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगा, पर जो असत्य है मैं उसे कैसे स्वीकार कर लूं? तुम जबरदस्ती मुझे दोषी ठहरा रहे हो सूरज। हीन भावना से तुम्हारा विवेक खो गया है। मैं सतयुग की सीता तो नहीं जो अग्नि परीक्षा दे सकूंगी, पर सच्चाई क्या है ये तुम अपने भाई से भी पूछ सकते हो। इसकी जरूरत भी क्या है जब सच्चाई सामने है। उसके 15 दिन यहाँ रहने के बाद ही तुम गर्भवती हुई, क्या इससे भी बड़ा कोई सबूत है? वक्त गुजरने लगा, हमारे बीच ये विवाद तूल पकड़ता गया, जो दीमक की भांति हमारे दाम्पत्य को चाटने लगा। ये अब जब भी दफ्तर से आते अलग कमरे में जाकर सो जाते और मैं रात भर तन्हाई में करवटें बदलती रहती। सुबह ये देर से उठते जल्दी ही ऑफिस के लिए रवाना हो जाते। डॉक्टर ने मुझे तनावग्रस्त रहने के बजाय खुश रहने की हिदायत दी थी ताकि बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, पर मैं तो दिन ब दिन अधिक तनावग्रस्त होती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, कैसे इनके दिलो दिमाग से हीन भावना और शक का जहर निकाला जा सकता है। धीरे धीरे जब इनकी बेरुखी की पीड़ा असहनीय हो गई, तब एक दिन इन्हें ऑफिस जाते वक्त मैंने रोक लिया। आखिर इस तरह कैसे और कब तक चलेगा? क्यों बेवजह मुझे और स्वयं को सजा दे रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्यों अपने ही हाथों अपना बसा वसाया आशियाना उजाड़ना चाहती हो? ये कैसी हीन भावना है जो आपको अपनी ही वास्तविकता से दूर किए जा रही है? काफी देर तक मैं सिसकती रही और ये शून्य में निहारते रहे। फिर न जाने किस भावना से वशीभूत होकर इन्होंने मुझसे कहा, सुनो, तुम दिल्ली चली जाओ। तुम्हें वैसे भी अब देखभाल की ज्यादा जरूरत है। वहाँ सभी लोग हैं। माँ सुनेंगी तो तुम्हें यहाँ पर रहने भी नहीं देंगी और आप यहाँ अकेले रहेंगे। मैं रह लूंगा। कहते कहते पुनः इनका सुर भर्रा गया। मैं न चाहते हुए भी दिल्ली आ गई। सास ससुर देवर ननद सभी ने पलकों पर बिठाया था। मैं जैसे सभी की आशाओं का दीप बन बैठी। चैतन्य ने मुझसे एक साथ कई सवाल कर डाले, जिसके जवाब में मुझे सब कुछ बताना पड़ा था। सुनकर उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगी। एक समय तो उसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि मैं भैया को सच्चाई बताकर रहूंगा, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे मातृत्व सुख मिला। मेरा हृदय तृप्त हो गया, पर इनकी अनुपस्थिति हृदय के एक कोने में टीस बनकर चुभ रही थी। बच्चा बिल्कुल इन पर गया था। सास का कहना था कि जब ये पैदा हुए थे तब बिल्कुल ऐसे ही थे। मैं भी इस बात से काफी आश्वस्त थी। मानो वह मेरी पवित्रता का सबसे जीवंत परिचायक। घर के लोगों ने फोन पर इन्हें ये खुशखबरी दी, पर ये बिजनेस का बहाना बनाकर नहीं आए। मैं रो पड़ी। मेरी पीड़ा चैतन्य से देखी नहीं गई, तो वह मुझसे इन्हें साथ लेकर आने का वादा कर मुंबई रवाना हो गया। 2 दिन बाद जब वह आया तो वह अकेला और बिल्कुल टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह मेरे समीप बैठकर रो पड़ा। भाभी, न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं मुंबई गया था। मैं मुंबई आपके पास न जाता, न भैया आपकी पवित्रता पर संदेह करते। भैया बहुत जिद्दी हैं भाभी, लेकिन मैंने भी उन्हें साफ साफ सब कुछ कह दिया है कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होगी तो वे आएंगे, जरूर जरूर आएंगे। 3 दिन बाद ही ये आ गए। इनके आने की खबर से मेरा दिल एक बारगी धड़क उठा था। जब ये मेरे कमरे में आए तो इनकी स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। काफी कमजोर हो गए थे और चेहरे से बिल्कुल विचलित लग रहे थे। ये पालने में सोए बच्चे को काफी देर तक देखते रहे। इनके चेहरे पर कई रंग आते और चले जाते, फिर इनके चेहरे की उदासी मुस्कान में तब्दील होने लगी और बरबस ही इन्होंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। देखा सूरज बेटे, माँ जी ने पीछे से आते हुए कहा, मेरा पोता हूबहू तुम पर गया है। जब तू छोटा था बिल्कुल ऐसा था। इन्होंने श्रीकति में सिर हिलाते हुए चेहरा ऊपर उठाकर पलकें भींच लीं। आंसुओं की 2 बूंदें गालों पर छलक पड़ी। मेरे समीप बैठकर ये फपक पड़े, अरु मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था, हीन भावना का शिकार हो गया था। मैं पागल हो गया था जो तुम पर संदेह किया। काश मैं पहले ही अपनी जांच करा लेता, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तुम्हारी जांच के बाद मुझे अपने आप पर संदेह हो गया था और ये यकीन भी कि मैं पिता बनने में अक्षम हूँ। लेकिन परसों मैंने अपनी जांच कराई तो पता चला कि मुझमें कोई कमी नहीं है। डॉक्टर के अनुसार ऐसा कभी कभी हो जाता है। पति पत्नी की इच्छा के बावजूद सालों तक कोई बच्चा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं और इत्तेफाक भी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है अरु, एक बार माफ कर दो अरु। अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी गोद में सिर रखकर ये बच्चों की भांति बिलखने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।